शुरू करें एक बार? अब क्या है कि पिछले जो हमने कुछ वीडियोस डाले थे जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो अब क्या है हमारे पास ना 10-15 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो रोज डेली डिस्कस हो रहे हैं कि सर इस केस में क्या करना है, या ये क्वेश्चन आ गया है, या क्या करना है। तो हम आज जर्नल क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, और ये वीडियोस हमारे जर्नल व्यूअर्स के लिए भी है। आई होप सो आप देखें और जाने कि कितना नेचुरल वे में हम बता रहे हैं या हम कितना जेन्युइनिटी में बता रहे हैं, वो आप डिसाइड कर लीजिए बेसिकली। और हम ये बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है नोटिस आने के बाद, या क्या आप कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, चाहे आप अपने कोई कंसल्टेंट अपॉइंट करें, चार्टेड अपॉइंट करें किसी को भी, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लें। बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक तो जो जनरल क्वेश्चन है पिछले 10-15 दिन में, उसमें क्या करना चाहिए। एक, क्या हम ITRU भर दें मेजर, क्या कोई पेनल्टी बचा सकता है हमारी, और बेसिक की लास्ट में जाके क्या होगा इस केस के अंदर। अब ऑनलाइन भी बहुत इंफॉर्मेशन है, और एक जो मेजर मिसकंसेप्शन है कि सर टाइम पीरियड तो निकल गया है मेरा, तो क्या दोबारा नोटिस इशू हो सकता है। तो ये केस एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे जितने के जितने हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हमने नोट कर रखे हैं वो आ जाए। तो मेरे पास जो 2-3 पहले क्वेश्चंस आए हैं, सबसे बेसिक, कि क्या सर हमारा ITRU भरने से काम हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको नोटिस इशू हो गया है और उसको नहीं लिखा है कि ITRU भरो, तो आप ITRU भर भी दोगे तो भी कोई रेलेवेंट नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो आपको बोल नहीं देता भरने के लिए। क्योंकि क्या है कि ITRU में आप अपनी टैक्स और पेनल्टी पे करोगे, डेफिनेटली ITRU में 50%, 25% का क्लॉज है, तो उसके अंदर वो अलाउ नहीं करेगा, ना ही वो उसको कहेगा कि आपने कंप्लायंस कर दी है। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है ये। तो फॉरगेट अबाउट फाइलिंग ITRU आफ्टर यू गेटिंग द नोटिस until unless it is very mentioned there। ठीक है, आपको जनरल वैसे नहीं, आपको नोटिस आए चाहे वो किसी भी सेक्शन में आए, अनटिल उसमें लिखा नहीं हुआ स्पेसिफाइडली, तो आप ITRU फाइल नहीं कर सकते। आपका टैक्स भी बेकार होगा, पेनल्टी भी बेकार होगी, क्योंकि जो टैक्स और पेनल्टी भरी जाएगी वो ITRU में नॉर्मल सेक्शन भरी जाएगी। जब आपकी असेसमेंट होगी तो वो 400 सेक्शन भरी जाएगी टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना, ये 2 ईयर्स के लिए भी है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है कि सर ITRU भर दूं तो क्या मेरा क्लोज हो जाएगा नोटिस, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सर आप केस ले लोगे तो क्या पेनल्टी बच जाएगी। ये दूसरा मेजर क्वेश्चन है। देखो आप क्या है, अब तो सबकी बैंड बच गई है, सबकी लगी है क्लास अच्छे से लेकर, मतलब जिसकी सैलरी 50 लाख भी है और जिसकी सैलरी 10 लाख भी। ये नहीं कि 50 लाख वाले को नोटिस आया, 1 करोड़ वाले को आया है, 5 लाख वाले को नहीं आया। 5 लाख वाले को भी आया है, 10 लाख वाले को भी आया है, 20 लाख वाले को भी आया है, और 1 करोड़ वाले को भी आया है। लोगों ने हद मचा रखी रिफंड्स लेने के लिए। मतलब अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए, उसमें से मोर देन 70% सैलरी एग्जम्प्ट कर रखी है और पूरे रिफंड ले रखे हैं। मतलब मेरे पास एक कल केस आया, भाई साहब उन्होंने पूरा ही रिफंड ले रखा है कंप्लीट। अब उनके चार्टेड ने, उनके कंसल्टेंट ने, या जो भी XYZ पर्सन है, क्या करे हमें नहीं पता है। अब वो कहता है जी कंसल्टेंट की गलती है, भाई XYZ किसकी गलती है हमें नहीं पता। लेकिन इतना जबरदस्त वो चल रहा है, मैं सोच रहा था कि भाई थोड़ा बहुत ही होता होगा कि चलो 1 लाख कटा है तो 50,000 रिफंड ले लिया। भाई तो पूरे 1 लाख से भी ऊपर रिफंड ले रहे हैं, जितना कटा है उतना ही ले रहे हैं। मतलब ये नहीं कि डर ही नहीं है। उन्होंने को उसके कंसल्टेंट ने बोला जी एक काम करो, अगर बाई चांस नोटिस आ गया तो 18% पे करना पड़ेगा, यानी कि वो इंटरेस्ट का पार्ट। अब क्या हुआ, नोटिस आया है तो क्या कर रहे हैं जी, अब तो लग गई क्लास। अब इसमें रुकेगी 200% पेनल्टी, भाई फुल इन्वेजन है ना। तो 270 के अंदर फुल इन्वेजन है, 200% का मतलब है 2.5 लाख का रिफंड है, तो 5 लाख की पेनल्टी ठोकी ठोकी, प्लस जो इंटरेस्ट जाएगा। तो मतलब मान के चलो कि जेब से 8-9 लाख रुपए जाने वाले हैं उसके। अब सबसे मेजर क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है कि सर आप केस ले लोगे तो क्या पेनल्टी बचा सकते हो, या हम ऐसे कर सकते हो पेनल्टी बचा सकते हैं। देखो पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स क्लियर कट आपके असेसमेंट ऑर्डर के बाद स्टार्ट होने, यानी कि जब आपकी पूरी असेसमेंट हो जाएगी कि सब आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करना है, उसके बाद वो पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। टाइम कितना है, जो जनरल नोटिस अभी इशू है तो वहां पे टाइम पीरियड मेंशन है कि आपकी असेसमेंट 2026 तक खत्म हो जाएगी, जो जनरल नोटिस की है, यह सबकी टाइमलाइन मेंशन्ड है। तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं कि मैं एज अ पर्सन पेनल्टी खत्म करवा सकता हूं। अगर या कोई बोल दे जी हाँ जी मुझे केस दे दो मैं पेनल्टी खत्म करवा दूंगा, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं। हाँ वी कैन ट्राई। अभी हमारे पास 2-3 ऑर्डर्स आए हैं। अभी एक ITAT का मैंने कल ऑर्डर पढ़ा है, वो आया है कि ड्यू टू कंसल्टेंट एरर उसको 1,15,000 की पेनल्टी लगी थी, ITAT ने वेव ऑफ कर दी है। दिस इज ट्रू, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो केस लड़ना पड़ता है, लिटिगेशन में जाना पड़ता है आपको। आर यू रेडी टू गो फॉर लिटिगेशन। अभी तो आप बोल दोगे आई एम रेडी फॉर लिटिगेशन, ठीक है, लेकिन क्या बाद में जाने के लिए तैयार हो आप। एक ये इशू भी बहुत बड़ा है, क्या बाद में जाने को तैयार हो
क्योंकि लिटिगेशन में कॉस्ट होंगी, और उसके बाद जाके भी बच जाए। देखो केस ना डिपेंडेंट है, जैसे होता है ना कि एक जनरल गाइडलाइन हो गई, एक ऊपर गाइडलाइन, डिपार्टमेंट क्या कहता है कि आपके केस में एक्चुअल में क्या हुआ है, कि कंसल्टेंट ने गलती करी है, किसी पर्सन ने गलती करी है, आपने इंटेंशनली फाइल करा है, आपने इंटेंशनली गलती करी है, वो सब केस टू केस बेसिस पे रहेगा, ब्लैंकेट डिसाइड नहीं होगा किसी के भी। तो ये भूल जाओ कि कोई केस ले रहा है तो आपकी पेनल्टी वेव ऑफ करा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है एक और, क्या सर कोई ऐसा हो सकता है हम डिपार्टमेंट में जाके बात कर लें कि भाई ये गलती हो गई, या हम फिजिकल कर लें? अगर कोई भी कंसल्टेंट ये कह रहा है, या आपके एग्जिस्टिंग पर्सन है जिसने रिटर्न भरी है, वो ये कह रहा है कि सर मैं डिपार्टमेंट में जाके बात कर रहा हूं, वो आपका बेवकूफ काट रहा है। सारी प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन है, आपके लोकल वार्ड में कुछ नहीं होना, यानी कि जहां पे आपका पैन कार्ड मैप्ड है, सपोज आप दिल्ली में रहते हो, आपका पैन कार्ड दिल्ली में मैप्ड है किसी 90 वार्ड में या 95 वार्ड में, आप मुंबई में रहते हो, आपको मुंबई में मैप्ड है। अब वो कहे जी मैं जाके बात कर लेता हूं, तो नहीं होगा। सारी प्रोसीडिंग ऑनलाइन है एनएफएसी के थ्रू, यानी नेशनल फेसलेस असेसमेंट, सब ऑनलाइन हो रही। हो सकता है आपका दिल्ली का केस लगाओ साउथ इंडिया में, हो सकता है आपको मुंबई का केस लगाओ ईस्ट इंडिया में, आपको नहीं पता आपकी प्रोसीडिंग कौन कर रहा है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो आप सोचो कि मेरा कंसल्टेंट है, या मैं जाके डिपार्टमेंट में बात कर लूं, या सर मेरी गलती हो गई मेरे को ये कर दो। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ही इज और शी इज मेकिंग फूल ऑफ यू कंप्लीटली। ऐसा कुछ होना ही नहीं है, और ना कभी हो सकता, क्योंकि 2020 के बाद सारी प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन हो गई हैं, कंप्लीट ऑनलाइन हो गई हैं। गॉट इट? अगर वो ऐसा कह रहा है तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा है और बार बार एक्सटेंशन ले रहा है। कई केस में हमने देखा है कि 2 बार एक्सटेंशन ले चुका है, उसके बाद एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। आप ये नहीं कह सकते मैं पेपर जमा कर रहा हूं, पेपर जमा कर रहा हूं। 2 या 3 बार के बाद एक्सटेंशन नहीं देगा डिपार्टमेंट, नहीं तो आपको तो कहेगा जी आप नहीं मान रहे हो तो हम अपना आगे प्रोसीडिंग कर रहे हैं एक्सपार्टे, वो आगे चलना शुरू हो जाएगा। अभी क्या है कि नोटिस आए हैं, कि लार्ज स्केल पे नोटिस आए हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि कुछ होगा नहीं। ऐसा मत सोचना, कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा इन केसेस में, क्योंकि डिपार्टमेंट रिकवरी करेगा 100% करेगा, और बहुत तेजी से करेगा। तो अगर कोई ये सोच रहे हैं मैंने ये सबमिट कर दिया लेटर ऑनलाइन पढ़ के कि एक्सटेंशन दे दी, तो 15 दिन की या 30 दिन की एक्सटेंशन मिल जाएगी, जनरली 15 दिन से ऊपर मिलती नहीं हर बार। 2 या 3 बार से सिमिलर केस में कि मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूं, ये रह गया है, बेवकूफ मत बढ़ाना डिपार्टमेंट का, क्योंकि सारा रिकॉर्ड डिजिटल है, तो फिजिकल नहीं चल रहा है। जो वो डिजिटल देख रहा है वो डिजिटली अपलोड कर रहा है सारा, और उसका भी ऑडिट होगा, यानी कि जो बंदा जनरली जो डिपार्टमेंट का पर्सन है उसका भी थर्ड पार्टी ऑडिट होता है कि उसने करा क्या है। तो तुम बेवकूफ मत बनाना उसका कि भाई मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूं। अगर कोई ऐसा कर रहा है 1 या 2 बार से ज्यादा, तो ही इज मेकिंग और शी इज मेकिंग फूल ऑफ यू कंप्लीटली। कि हो सकता है मैं डॉक्यूमेंट के चक्कर में मुझे एक्सटेंशन 6 महीने की मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रोसीडिंग कंप्लीट कर लेनी है। अभी और भी काम चल रहा है, तो हो सकता है वो प्रोसीडिंग एक मैक्सिमम 31 से मार्च 2026 तक चलेगी हर एक केस में, जर्नल केस जो भी चल रहे हैं, या टाइमलाइन मेंशन्ड है, उससे पहले पहले वो आपका केस खत्म कर देगा एट एनी कॉस्ट। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो बेस्ट ऑर्डर जजमेंट में 144 में पास करके क्लोज कर देगा कि हमारे पास ये नहीं आया, हम क्लोज कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन। अब तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन लिखे हैं वो बताओ जनरल में। एक क्वेश्चन और आया, क्या सर हम फॉर्म 16 की फिगर को अमेंड कर सकते हैं? कोई दिक्कत आ रही है? क्या हम फॉर्म 16 की फिगर अमेंड करके दे सकते हैं? अब भाई ये ना बेवकूफी है, फुल टू बेवकूफी है। अगर कोई भी पर्सन फॉर्म 16 की, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स की, मेडिकल इंश्योरेंस की, या एलआईसी की, या कोई भी रिसीट जो उसने ले रखी है, अगर वो अमेंड करके दे रहा है, तो ध्यान रखना पहली बार तो वो कुछ नहीं कहेगा, दूसरी बार भी प्रॉब्ली कुछ नहीं कहेगा, तीसरी बार चेक करके हो सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे कि उसने मुझे झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। कोई फिजिकल सबमिट नहीं कर रहे हो, आपकी दोबारा मांग लोगे, ऑनलाइन सबमिशन जा रहा है। बहुत मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है कि सर हम क्या फॉर्म 16 की फिगर उधर कर दें? पहली बात, फॉर्म 16 जनरेट कहां से होता है? ट्रेसिस से। 2019-20 तक, 18-19 तक कहां से हो रहा था? एम्प्लॉयर के पोर्टल से, पार्ट बी। अब पार्ट बी भी जनरेट होता है ट्रेसिस से। तो सारी की सारी फिगर्स गवर्नमेंट को डिक्लेयर्ड है। वो उसने बैंक स्टेटमेंट मंगाई है, उसमें गलती से भी छेड़छाड़ मत कर देना, क्योंकि उसका पूरी बैंक स्टेटमेंट है। हम लोग या लोग सोच रहे हैं कि यार इतने डॉक्यूमेंट कौन ही पड़ेगा, भाई ऐसा मत सोचना, उसके पास फुल मैन पावर है। अगर नहीं होगी तो गवर्नमेंट डिप्लॉय करके देगी उसको। वो कहेगा जी मेरे पास 100 केस आ गए, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। भाई ऑब्वियस ही बात है, पर्सन की लिमिट है। हम मानते हैं हमारे पास 50 फाइलें हैं, तो हमारे पास एक लिमिट है काम करने की। नहीं हो तो हम क्या करेंगे? मैन पावर डिप्लॉय करेंगे एंड ऑफ द डे कि भाई 4 बंदे अपॉइंट करो। गवर्नमेंट कर सकती है, अपना दिमाग मत लगाना। मैं हर ही वीडियो में बोलता हूँ कि जितना तुम सोच रहे हो ना, सरकार उससे 4 गुना ज्यादा सोच चुकी है।
जहां तुम सोचना खत्म करोगे वो सोचना शुरू कर देगी। अभी तक क्या सोच रहे थे कि पॉलिटिकल डोनेशन में कौन क्या ही पूछ लेगा, यही आ रहा था ना कि सर रिसीट है, ये है, पूछ लेना 14 क्वेश्चन, हवा टाइट होगी सबकी। एचआरए में कौन क्या ही पूछ लेगा, पूछ लिए कि ये 5 चीजें दे दो, तो वो हवा टाइट हो गई। तो जो अगर कोई भी फॉर्म अमेंड कर रहा है, कोई भी फिगर किसी भी टाइप में अमेंड कर रहा है, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे फॉर्म 16 हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो, एक और अब क्या है कि बहुतों ने मेडिकल रिइंबर्समेंट क्लेम कर रखी है कि भाई 75,000 की, 50,000 की, कि मेरा मदर का खर्चा होता है दवाइयों में, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सपोज आपने भेज दिया बाई चांस, कंसल्ट नहीं करा, भी मेरा खर्चा होता है 50,000 रुपए, अच्छा जी आपने बिल तो बनवा ली कहीं से भी। अब ये ध्यान रखना जिससे आप बिल बनवा रहे हो सकता है वो उसको कनेक्ट करके बिल वो मंगवा ले, ये नहीं उसको नहीं अप्रोच कर सकता, वो दूसरा नोटिस इशू करके बोल सकता है कि भाई आई एम मेकिंग द पार्टी टू हिम ऑल्सो। 133 में कॉल कर सकता है ना दूसरी पार्टी को, ये ध्यान रखना 133 में कॉल कर सकता है कि भाई मैं उसको पार्टी बना रहा हूं, तुमने बिल दिया इसका। या वो कहेगी मैं डॉक्टर की और प्रिस्क्रिप्शन लगा रहा हूं, अगर ओरिजिनल नहीं है तो ध्यान रखना वो डॉक्टर को भी कॉल कर सकता है कि भाई तुमने इस हॉस्पिटल से बनवाई है, हम कॉलिंग दिस हॉस्पिटल। सपोज एक्स हॉस्पिटल है, तुम उसका डॉक्टर है, कोई लेटर हेड भी लिख के देगा ना, नया तो लिख के देगा नहीं, पुरानी बीमारी चल रही होगी, उसको जस्टिफाई करने के लिए बोल सकता है, पुरानी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोल सकता है। तो ये मत सोचना आपने बिल सबमिट कर दिया तो वो छोड़ देगा, वो कह सकता है जी इनकी रिपोर्ट सबमिट करो, कौन सी, हॉस्पिटलाइजेशन की, आपने लिखा तो लो हॉस्पिटलाइजेशन हुई, डिस्चार्ज समरी बनवा ली कहीं से भी, बहुत सारे कांड होते हैं। हो सकता है वो रिपोर्ट्स मंगा ले, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स मंगा ले, कितनी बना लोगे, कोई ना कोई डॉक्टर ऑथराइज करेगा, डॉक्टर को बुलवा लेगा रिकॉर्ड पे। ये मत सोचो उसके सारी पावर है बुलाने की। अगर उसको लगेगा कि ये फ्रॉड केस है या मुझे लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड है, ही और शी मतलब द असेसिंग ऑफिसर कैन कॉल एनीबडी, अगर नहीं होगा तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है वो, लिमिटेशन नहीं उसके पास, उसको लगता है कि ये फ्रॉड केस है, क्योंकि उसको पता है ना कौन चल रहा है, क्या चल रहा है। ये नहीं कि इमीडिएट स्टार्ट करेगा, आपको क्लैरिफिकेशन का मौका देगा, भाई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको दोबारा सबमिट करो इस फॉर्मेट में, या हमें इसका क्लैरिफिकेशन दो इसका। वो कहेगा जी क्या करो, कुछ नहीं जी 2022 की रिपोर्ट सबमिट करो। अब 2022 की एक्सेल रिपोर्ट तो नहीं बना सकते ना, कैसे बना लोगे, हाँ रिपोर्ट निकलवा सकते हो, भाई तुम्हें पता है कि मैंने XYZ सेंटर से कराई थी, सबको पता ही होता है जनरली। आपको तुम भूल गया तो भाई 100 में से 10 रिपोर्ट भूल सकते हो, 90 रिपोर्ट नहीं भूल सकते। मेडिकल की ये कहानी है। इंश्योरेंस में लोगों ने क्या कर रखा है कि प्रीमियम कहीं और से दे रखा है, प्रीमियम पेरेंट्स ने दे रखा है, क्लेम तुमने खुद कर रखा है। अब तुमको कैश में दे रखा है, थोड़ी बहुत कैश की कहानी 269S वाली आ गई। तो जो भी रिप्लाई कर रहे हो उसको प्रॉपरली बना के करना, उसने क्या पूछा है और क्या क्लेम करा है, समझ रहे हो ना। तो फॉर्म 16 अमेंड करना, ना ही कोई डिडक्शन अमेंड करना, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट्स, ना ही कोई मेडिकल इंश्योरेंस, ना ही कोई आपकी मेडिकल रीइंबर्समेंट की कोई डॉक्टर का पर्चा उठा के लिया है, ठीक है। और कोई अगर हैंडीकैप की भी डिडक्शन ले रखी है तो भाई गलती मत कर देना, गवर्नमेंट का कार्ड बनता है अब तो, 5 साल 7 साल से बन गया तो ऑनलाइन बन गया है, पहले तो फिजिकल गवर्नमेंट लिख के देता था। और अब जिन्होंने फिजिकल हैंडीकैप की भी ले रखी है तो ध्यान रखना प्राइवेट डॉक्टर की स्लिप चलती ही नहीं है, किसकी चलती है, गवर्नमेंट डॉक्टर की। सपोज हम मानते हैं कि आपकी एक्चुअल में जेन्युइन स्लिप खो गई, आपने बहुत साल से रिन्यू नहीं कराई, तुम टाइम मांग सकते हो, गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो निकलवा सकते हो, अर्जेंसी लगा सकते हो कि सर मेरे को नोटिस आया हुआ तो मुझे देनी है, तो पुराना रिकॉर्ड तो निकल सकता है ना कि भाई मेरी डिसेबिलिटी इतनी थी या इतनी थी। अब तुम प्राइवेट डॉक्टर से लिखवा के लिया होगा तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है, गवर्नमेंट डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए, समझ रहे हो। ये मेजर गलतियां भी लोग करने वाले हैं। ईवी का तो चलो कुछ हो ही नहीं सकता, ईवी का तो गवर्नमेंट ही देती है, होम लोन का भी गवर्नमेंट ही देती है, ठीक है ना। अब क्या कर रखा है, होम लोन में भी, होम लोन 2 के नाम से पे कोई और कर रहा है, तो होम लोन 2 के नाम से पे थर्ड पर्सन कर रहा है, या पे फर्स्ट कर रहा है, सेकंड ने क्लेम ले रखा है साथ में, फर्स्ट ने भी ले लिया सेकंड ने भी ले लिया, समझ रहे हो। अब वो कहेगा जी ठीक है तुमने ले लिया कोई बात नहीं, इसका पेमेंट स्टेप वो शेड्यूल दिखाओ मुझे, EMI तो एक में से कटेगी, या तो बीवी में से कटेगी, या बेटे में से कटेगी, या भाई में से कटेगी, क्लेम रखा दोनों भाइयों ने, या क्लेम रखा बीवी मियाँ बीवी ने, डिडक्शन एक को मिलेगी। वो कहेगा जी अच्छा तुमने ले लिया तो पेमेंट तो करें नहीं, वो कह रहा मेरे भाई ने करी है, एक काम कर भाई को समन कर दो, वो दूसरा पैन कार्ड जोड़ सकता है। आप जो भी रिप्लाई कर रहे हो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए एम्पल। तो पहले रिप्लाई करने से पहले अपना पूरा असेसमेंट कर लो। एक और क्वेश्चन जो आ रहा है कि भाई क्या फॉर्म 16 की ही होगी, यानी कि आप सैलरीड हो सपोज, एक बात ध्यान रखना, इट इज नॉट असेसमेंट ऑफ ओनली फॉर्म 16,
इट इज द असेसमेंट ऑफ योर कंप्लीट प्रोफाइल फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कि असेसमेंट 23-24 को लाता वो, 24-25 को लाता वो, या 22-23 को लाता वो। अगर बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट मिल गया अननेसेसरी का, सपोज आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है और आपने 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करा रखा है, तो वो ऐड करेगा। ये नहीं है कि हमने चलो रिप्लाई दे दिया, ऐसी दे दिया या हो गया बना दिया, टो आपने बैंक स्टेटमेंट अटैच करके भेज दी। अगर 5-7 लाख का डिपॉजिट है तो ऐड करेगा अनएक्सप्लेन्ड के अंदर, सेक्शन 69 में, सेक्शन 68 में। उस पर पेनल्टी ठोकेगा 70% अपने हिसाब से, और टैक्स भी। सबके सेक्शंस अलग हैं, ये आगे के प्रोसीडिंग्स बता रहा हूँ। ये आप ये मत सोचना कि लोगों ने ऑनलाइन पढ़ लिया कि भाई 142 143 होगी तो और सेक्शन ऐड नहीं कर सकता, वो सब कुछ ऐड कर सकता है। इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि हमने ऑर्डर्स नहीं पढ़े हैं, लोगों ने ऑर्डर रिकअप नहीं करे हैं, उन्होंने सिर्फ जनरल सेक्शंस पढ़े हैं। ठीक है। तीसरा एक और जो आया कि सर बैंक स्टेटमेंट, आप कोई ऐसा डिपॉजिट आ रहा है, सपोज किसी ने 20 लाख रुपए ऑनलाइन ले लिए, 30 लाख रुपए, वो एनालाइज करेगा पूरा, वो ऐड करेगा कि भाई तो ऑनलाइन कहां से आया, बुलाओ उसको। आप तुम कहोगे लोन है, सपोज सबसे मेन कंटेंशन ये कि सर ये मैंने लोन लिया है, वो कहेगा ठीक है भाई लोन लिया, कोई बात नहीं, मान लिया। उससे डिक्लेरेशन लिखवा ला। 99% वो डिक्लेरेशन देगा ही नहीं, 1% केस में दे देगा। अब चलो उसने डिक्लेरेशन दे भी दी, अगर उसको लगता है मेजर अमाउंट है, अब अमाउंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको 5 लाख भी मेजर हो सकता है और 50 लाख भी मेजर नहीं हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन योर आईटीआर। लेकिन सैलरी होगी तो मंगाएगा। आप क्या कहो आपने 12 लाख रुपए सपोज ऑनलाइन ले रखे हैं, भाई क्यों नहीं जी लोन लिया सर, मुझे खर्चा करना था। अच्छा भाई ले लिया होगा, हो सकता है, भाई उससे डिक्लेरेशन लिखवा ला। अच्छा लिख ली, इसका पैन कार्ड और वो चाहिए मुझे, वो फिर उसके आईटीआर खोलना शुरू करेगा। क्या है 12 लाख रुपए कैसे कमाता है, कि कमाता कितना है, क्या बिजनेस करता है, सैलरी करता है। हो सकता है वो उसको भी समन कर दे, और हो सकता है कि वो समन करने के बाद उसके वार्ड में भेज दे कि भाई ये इन्विजन कर रहा है, आप इसको अपने वार्ड में केस खोलो उसका। ये नहीं हो सकता कि अपने वार्ड का काम है, सपोज असेसमेंट चल रही है, उसको लगता है जी 20 लाख रुपए ए ने बी को दे दिए, एक्स वाई ने जे वाई को दे दिए। अब उसने क्या करा, 20 लाख रुपए एडिशनल इनकम डाल के दे दिए। उसने कहा जी लोन है, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, और एक्स से डॉक्यूमेंट मंगा लो। एक्स ने कहा जी ठीक है डॉक्यूमेंट दे दिए। अब उसको लगता है जी इसकी इनकम तो है ही नहीं इतनी, उसकी इनकम खुद ही 20-22 लाख रुपए या 25 लाख रुपए एज पर द रेशियोज। तो भाई वो कहेगा असेसमेंट खोल ले इसके, तू उसकी भी असेसमेंट खोल के बैठ जाएगा वो। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। क्योंकि क्या है कि जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा यही देख रहे हैं कि अब रिस्पॉन्ड कैसे करें, हम कैसे बचें। जैसे वो होता है ना कि बुखार में पैरासीटामोल लें कि क्रोसिन लें कि क्या लें, और पता चलता है बुखार तो है ही नहीं, है तो टाइफाइड है। होता क्या कि पैरासीटामोल लोगे या क्या क्रोसिन लोगे तो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा सब कुछ। भाई थोड़ी देर देखो बिगड़ जाएगा कि पता है टाइफाइड में ये नहीं लेनी चाहिए। अब तुम्हें तो पता ही ना टाइफाइड है, कौन बताएगा। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। पढ़ो, पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, उसको अप्लाई मत करो फालतू में, और वो भी ऑफिशियली कि तुम डायरेक्टली जाके रिस्पॉन्स दे रहे हो। मेरा सजेशन यही है, कोई भी कंसल्टेंट अपॉइंट करो, ढंग का अपॉइंट करो जिसको इन एंड आउट पता हो। अब प्रॉब्लम एक और आ गई, कॉस्ट इन्वॉल्व है जो मेजर आ रही है कि सर महंगा पड़ रहा है। अब उसमें महंगा सस्ता नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात यह कि जो जितना एक्सपीरियंस्ड होगा उतना थोड़ा कॉस्टली होगा। एक लॉयर है जो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर करता है, उसकी फीस उतनी होगी, एक और हाई कोर्ट में अप्लाई करता है, एक डिस्ट्रिक्ट। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है। तो आपको किस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली। लेकिन डेफिनेटली प्रोफेशनल हायर करोगे तो ढंग का काम हो जाएगा। क्योंकि जो आज बेस आप बना रहे हो अभी रिप्लाईज का, आप ये मत सोचना कि मैं लोगों को क्या सोचना, जो मेरी बात चल रही है अभी बहुत दिनों से, डायरेक्टली जो बात कर रहे हैं कि सर देख लेंगे सीआईटी में, देख लेंगे आईटीटी में देख लेंगे। उनको ये नहीं पता कि जो बेस होगा वो यही रिप्लाईज है। जैसे हम कहते हैं ना, आपने कोर्ट में क्या लिख के दिया है, भाई कोर्ट में अपील करोगे तो किस बेस पे करोगे, आर्गुमेंट्स के बेसिस पे करोगे ना, कि जज साहब ने क्या बोला, मैंने क्या बोला, गलती कहां थी। आप बोलते नहीं यार ये तो मेरी गलती नहीं थी, तो जज साहब ने गलती कर दी। हो सकता है मिरर है, हम बोलते नहीं हमने गलती कर दी, सपोज हमने भी गलती कर दी, चलो ऊपर आके अपील करके रेक्टिफाई करा लेते हैं। तो जो आज आप बेस बना रहे हो अपने केस का, वही बेस आपका आईटीएटी हाई कोर्ट तक चलेगा, अगर आपको जाना है तो। समझ रहे हो। तो आज का डॉक्यूमेंटेशन विल हेल्प यू टिल फाइटिंग योर हाई कोर्ट्स। अब हो सकता है किसी की लग जाए 20 लाख रुपए पेनल्टी, जाना पड़े हाई कोर्ट तक। आप 20 लाख भाई देने की औकात ही नहीं है, या उसको लगता है कि भाई है ही, लगता ही नहीं है, 2 लाख बनते हो तो 20 लाख क्यों दूं, तो डेफिनेटली आईटीएटी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और इट इज नॉट अ डे जॉब इन लिटिगेशन इन इंडिया। तो जो आज आप रिप्लाई दे रहे हो वो ही आगे जाके आपका बेस बनेगा कि
कि आज आपने आज क्या लिख दिया। अब आप सोचते हो कि मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, मैं आगे जाके अपील कर लूंगा, वो अपील का बेस वही बनेगा कि भाई तुमने तब क्यों नहीं दिया, ये रीजन बताओ। अब रीजन देना, अब आप ये मान के चलो सीआईटी में और आईटीआईटी में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। एक्सपेंसिव की बात, एक तो एडवोकेट लगेगा या चार्टेड लगेगा, दूसरा फॉर्मेट सेट है, फॉर्मेट्स आर सेट, धीरे बोलेंगे, फॉर्मेट्स आर सेट, फॉर्मेट सेट है। कौन से सेट है फॉर्मेट्स? रिप्लाईज के, अपील के, अपील में पैसे जमा होते हैं, आईटीटी में जाओगे 10,000 रुपए जमा होते हैं आईटीटी अपील के, समझ रहे हो? तो ऐसे है, ठीक है। ये तो मैं बच्चा, अब तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? और बताओ। एग्जेम्पशन क्लेम में बताया कि पॉलिसी सन के नाम है और प्रीमियम मदर फादर दे रहे हैं। अगर पॉलिसी पेरेंट्स के नाम पे है, प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ, वो पे तो क्लेम ले सकते हो। ठीक है। आप प्रीमियम आपने देना चाहिए। अब आप कहते हो कैश में दे दिया, तो वहां पे कैश की भी लिमिट है, जनरली डिसअलाउड है। पीछे कोविड में अलाउ कर दी थी कैश के चक्कर में, बट अभी डिसअलाउड है प्रैक्टिकली। सन क्लेम कर सकता है अगर प्रीमियम सन दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो। जिनका स्टॉक मार्केट में लॉस है। अच्छा हाँ, ये तो सैलरीड वालों की, चलो सैलरी वालों की एक और कहानी चलाएं आगे। ये तो हो गए फेक एग्जामिशन के लिए। अब कईयों ने स्टॉक मार्केट भी रिपोर्ट नहीं कर रखी, कहते हैं हम सारी स्टॉक मार्केट रिपोर्ट नहीं कर रखी, तो भाई तुम्हें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर किसी का भी लॉस, प्रॉफिट, मार्जिन जो मर्जी है, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, पहले बात करते हैं कैश वाली। जो बंदे कैश या इंट्राडे कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की रिपोर्टिंग कंपलसरी है, चाहे 1 शेयर हो, चाहे 1 लाख शेयर हो, चाहे 1 करोड़ शेयर हो, चाहे ट्रांजेक्शन 2 रुपए की हो, चाहे 2 करोड़ की हो, चाहे 200 करोड़ की हो। रिपोर्टिंग इज कंपलसरी बाय एवरी पर्सन, वेदर सैलरीड, वेदर बिजनेसमैन, वेदर एनी पर्सन हु इज डूइंग फाइनेंशियल मार्केट्स, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे आपके स्टॉक मार्केट हो। अगर आपने बेचा है तो, चाहे आपने घर बेचा है, चाहे म्यूचुअल फंड्स बेचा है, चाहे स्टॉक बेचा है, चाहे आपने एफडी नहीं, ये बेसिकली 4 प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कैपिटल गेन है आपका, तो आपको रिपोर्ट करना कंपलसरी है, इररिस्पेक्टिव आपका प्रॉफिट है चाहे लॉस है, कंपलसरी तो नोटिस खुलेगा, ठीक है। चाहे उसमें ट्रांजेक्शन 1 रुपए की हो, चाहे 100 करोड़ की हो। ये तो हो गई कैश और इंट्राडे या डिलीवरी की बात। अब लोगों ने क्या बेवकूफ बना रखा है डिपार्टमेंट को, अभी तक एक्सेप्ट हो रहा था, एफएनओ डाल रखा है। एफएनओ क्या है? फ्यूचर ऑप्शन इज अ बिजनेस इनकम। ये उठा के डाल देते हैं इंट्राडे में कि सर हमारा तो पास हो गया, हम आते हैं तो लॉस नहीं है, तो ये है वो है। मैं डाल लो भाई, हम तो गलत करेंगे नहीं। एफएनओ इज नॉट एन इंट्राडे, इट इज अ नॉन स्पेकुलेटिव। ये आपका बिजनेस माना जाता है जर्नली, तो आपको एज अ बिजनेस रिटर्न बना के भेजना होगा। लॉस होगा तो ऑडिट कंपलसरी है, नहीं दिखाना है तो आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, मिनिमम 6-8%, ठीक है। और जो लिमिट्स ऑफ टर्नओवर है एज पर द ऑडिट, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। ये तो हो गया जनरल केस में कि अगर आप एफएनओ कर रहे हो अप टू सर्टेन लिमिट्स बोलूंगा मैं पूरा, और लोग पढ़ लेंगे या बाद में बताएंगे। सर्टेन लिमिट्स का मतलब है अगर उस लिमिट तक आपका लॉस भी है और टर्नओवर्स हैं तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, नहीं है तो आपको प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी है 6% या 8% के हिसाब से। और अगर आपका एक टर्नओवर क्रॉस कर गया है तो ऑडिट कराना कंपलसरी है, चाहे उसमें लॉस हो चाहे समझ में आ। ये लोगों को लगता है कि मतलब मजाक है कंप्लायंस, तो आज की कंप्लायंस मान के चलो, अगर आपका ऑडिट लगता है और ऑडिट आपने नहीं कराया है तो 1.5 लाख का पहले तो फटका लगेगा नॉन ऑडिट का मिनिमम, समझ गए? नॉन ऑडिट में लगेगा। रिपोर्टिंग कंपलसरी है। कोई भी ट्रांजैक्शन आप फाइनेंशियल मार्केट्स में कर रहे हो जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखी गई है, आप अपना दिमाग मत लगाओ। हमने अभी कुछ रिटर्न्स देखे हैं जहां पे कह रहे हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट है, सैलरी 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए है, 20-20 लाख 50-50 लाख की स्टॉक मार्केट का रखी है, कह रहे जी मत डालो। मगर ठीक है जी, डिक्लेरेशन लिख के दे दो, मत डालो, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा ना। क्लाइंट ने कहा जी डिक्लेयर मत करो, मत दिखाओ, तो हमने कहा जी ठीक है, ये फॉर्म साइन करके दे दो हमें। वाई शुड एज अ कंपनी वी टेक हेडेक? हम तो अर्जेंट डिक्लेरेशन साइन करा लेते हैं और डेफिनेट सबको नोटिस आएंगे ठीक है। और बताओ, मुझे क्वेश्चन लिखे थे कहाँ है? सर ये एफएनओ का क्वेश्चन था कि ये एफएनओ की ट्रेडिंग रिपोर्ट तो होती नहीं, टीआईएस और एएस। हाँ यही तो बोल रहे हो। तो ये मतलब ये क्या है कि लोग ज्यादा तेज हो गए हैं, तो कैसे लोग ज्यादा तेज हो गए, पता है हमारे तो कम ज्यादा कर लेते। हाँ, हो गया है, लोग ना तेज हो गए हैं। जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज हो गई वो कहते हैं साहब एआईएस में रिपोर्ट तो है नहीं, क्या ही दिखाना। अबे तुम्हें ये नहीं पता भाई, एफएनओ आज रिपोर्ट नहीं है, डेटा अपडेशन पर है, डेटा माइनिंग चल रही है, सिस्टम अपडेट हो रहा है। पहले कुछ नहीं आता था, 2 साल पहले से आना शुरू हो गया स्टॉक मार्केट, पूरा आ गया। एक पहले फिगर भी नहीं आती थी, अब तो बाय सेल की फिगर भी आ गई।
डेट भी आ गई, तुम सोच रहे हो माइन्यूट कितना डिपार्टमेंट है। तो ये मत सोचो कि आज अपग्रेड नहीं है, हो सकता है डिपार्टमेंट अपग्रेड कर दे। डिपार्टमेंट अपग्रेड कर रहा है, आपका एफएनओ भी रिपोर्ट होगा, हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली अपग्रेड कर दे 2020 से 21 से। जी डेटा रिफ्लेक्ट हो गया, भेजो नोटिस। हो सकता है, हो सकता है ना। अरे यार ये हाँ पॉसिबल है। तो लोग सोच रहे हैं कि एआईएस टीएस में रिपोर्ट नहीं हुआ तो हम क्या ही देखेंगे, कोई देखेगा। लोग चेक करके ना क्या उसमें दिख रहा है वो आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एआईएस टीआईएस कैन बी अपडेटेड रेट्रोस्पेक्टिवली, पुराना भी अपडेट कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया। इसे लोग सोच रहे हैं क्या ही दिखाना, जिनको नहीं पता है उनको तो चलो रहने दो, जिनको पता है जो दादा तेज बन रहे हैं तो उनको लगता है कि डिपार्टमेंट क्या ही देख लेगा। तो भाई सब कुछ पता है उसको, एफएनओ उसके पास डायरेक्टली रिपोर्टेड नहीं है बट उसकी प्रोफाइल में है, उसके पास जो सिस्टम है ना उसमें पता है उसने तुमने एफएनओ कर रखा है, बस रिफ्लेक्टेड नहीं है, तुम्हें नहीं दिख रहा ना, उसको तो दिख रहा है। समझ में। इसका मैसेज कब आता है, दिसंबर से पहले, याद है हमने पिछला कितनी सारी आईटी रिवाइज कर ली थी, समझ में ही ना। और बताओ। और जैसे एक रेंटल इनकम का पॉइंट है कि मतलब पैन किसी और का वो है और वो उसकी इनकम किसी और अकाउंट में आ रही है। देखो रेंटल का क्या है, अगर रेंटल इनकम कंपनी काट रही है तो टीडीएस कट रहा है, ये एम्प्लॉयर ने दिखा रखी है, ये एम्प्लॉयर ने दिखा रखी है, तो दिखानी पड़ेगी। अब हमारे पास कुछ केसेस हर साल आते हैं कि सर रेंट तो मेरा पति ले रहा है, पैन मेरा डाल रखा है, तो भाई रेंट चाहे जो मर्जी ले रहा हो, जिसका पैन है, जिसके पैन में रिफ्लेक्ट कर रही है उसको उनको दिखानी पड़ेगी। वो सोचे मैं छोड़ दूं तो स्टार्ट यूर इन ट्रबल ऑफ गेटिंग नोटिस। आज अगर आपका 20,000 टैक्स बनता हो ना तो एंड में जाके 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। समझ में आई। एक क्वेश्चन और आया था, हाँ बड़ा मेजर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे प्रोफेशनल से आ रहे हैं, सैलरीड प्रोफेशनल जो है जर्नली, कि सर 148 का टाइम तो निकल गया है, अब क्या ही कोई इशू करेगा। मेरे को हमारे कंपनी में ऑफिस में पीछे भी हमें गुजरात से कॉल आया, अभी हमें एक जगह से कोरमंगला से भी कॉल आया, ठीक है, कुछ प्रोफेशनल्स का भी कॉल आया। अच्छी बात है, कनेक्ट करना अच्छी बात है। क्वेश्चन ये है कि सर 21-22 का हमारे उन्होंने कहा जी हमारे ऑफिस में आए थे, हमें आईटीआर भरने को बोला है, तो हम जितने साल की बोलो उतनी तो भरती, मतलब कह रहे हैं सब जो जो आपने गलती करी है उनके पास डेटा है एम्प्लॉयज का, तो आप रिटर्न भरो। अब इन्होंने क्या सोच रहे हैं, जो ज्यादा आगे निकल रहे हैं एक स्टेप, उन्होंने बोला सर 21-22 का तो टाइम निकल गया, 148 का क्या ही इशू करेगा कोई, ये चलो 22-23 का निकल गया सपोज। भाई उनको में ये नहीं पता कि 142 148 नहीं है, सिर्फ 133 भी है, 132 भी है, 133 भी है, सर्च एंड सीजर में भी जा सकता है वो, और कौन सा सेक्शन है हमारे पास 142 भी है, असेसमेंट वो खोल सकता है, उसको खोलनी होगी तो, ठीक है ना। 133 में 132 में असेसमेंट कर सकता है आपकी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कंडीशंस डिफाइंड है। कंसीलमेंट ऑफ इनकम ऑलमोस्ट हर सेक्शन में डिफाइंड है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम हर सेक्शन में डिफाइंड है। इस चक्कर में मैंने खोली है, आप रोक लोगे क्या उसको। अब वहां खुलेगा तो जो अभी तुम 100% भर रहे हो, सपोज 3-4 साल पुरानी तो 100% ही है भाई, 2 साल में 50% थी, 75 और 100 है, तो कह रहे जी क्या ही खुलेगा, देख लेंगे भाई। अब तुम देख सकते, अब कह रहे रिस्क भी नहीं लेना और देख भी नहीं सकते। मतलब मेरे हिसाब से जिस उस दिन कंसल्टेंट का फोन आया था, वो खुद थे या जो भी थे XYZ, कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से उसने कम से कम 3 से 4 लाख रुपए भरने होंगे प्रैक्टिकली विद टैक्स, हो सकता है उससे ज्यादा भरने हो, ठीक है, समझ में आया। तो अपना दिमाग मत लगाओ कि सर असेसमेंट क्लोज होगी मेरी 148 में तो क्या खुलेगा भाई, 133 में 132 में सब में खोल सकता है वो तुम्हारी असेसमेंट, और भी कोई रेलेवेंट सेक्शन मिलेगा उसको तो कंसीलमेंट ऑफ इनकम में खोल देगा वो जाकर कि भाई आ जाओ। मतलब डिपार्टमेंट इज रेडी विद ऑल द डिटेल्स नाउ, उनके पास इतना डेटा बन चुका है या इतना सिस्टम बना चुके हैं वो लोग कि ऐसे नोटिस भेजेंगे ऐसे, और जो लोग अभी भी इन्विजन कर रहे हैं उसी साल नोटिस आ जाएगा, क्लोज होती नोटिस आएगा, ड्राइव चलती। अभी भी लोग नहीं मान रहे, उनको लग रहा है कि मजाक चल रहा है कि क्या ही कोई कर लेगा, मतलब रिफंड के पीछे पड़े हुए हैं, समझ में है। तो इट इज बेवकूफी तुम्हें सोचना कि 148 में नहीं खुलेगा, 143 में नहीं खुलेगा, 132 में खुल जाएगा, 133 में खुल जाएगा, बहुत सारे सेक्शन है, ठीक है। और बताओ और कौन से क्वेश्चन लिखे थे, और कौन से क्वेश्चन है। हाँ हाँ ये क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने क्या कर रखा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या कोई भी पॉलिसी ले रखी है जो 80C या 80D में क्लेम्ड है, मतलब आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकती है,
उन्होंने क्या कर रखा है कि चेक बाउंस करा रखा है। सपोज हमने दे दिया, मार्च क्लोजिंग होती है, 25 मार्च को दे दिया, ठीक है, 26 मार्च को दे दिया। क्या होता है कि जब पॉलिसी इशू होती है तो इमीडिएट हो जाती है ऑन चेक बेसिस। तो लोगों ने ये भी दिमाग लगा रखा है, हाँ कोई बात नहीं, चल रहा है ना, चलने दो। तो लोगों ने क्या कर रखा है कि चेक बाउंस करा दिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई है, तो वही चिपका के भेज देंगे। अब हो सकता है आपसे वो पेमेंट डिटेल मांग ले, ठीक है। अब अगर उसने पेमेंट डिटेल मांग ली तो भाई तुम्हारा चेक बाउंस था, तुमने इंटेंशनली डाला इसको, क्योंकि रिटर्न तो बाद में भरी जाती है भाई। चलो फॉर्म 16 इशू हो गया, मान लिया फॉर्म 16 इशू हो गया, मान लिया, या तुमने डाली है सपोज फॉर्म 16 में, क्योंकि जनवरी में क्लोज हो जाती है डिक्लेरेशन, तो तुमने पक्का बाद में डाला होगा। बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, उसने पेमेंट डिटेल मांग ली अगर, तो तुम्हारा लगी क्लास। तो अगर नहीं है तो हटा देना कृपा करके, क्योंकि चेक बाउंस होगा उसको अपना दिख जाएगा। और बेचारा जिस स्टेटमेंट का होगा स्टेटमेंट पे भाई इसकी पेमेंट क्लियरेंस दिखा दो मुझे, तो बोला 75,000 की इंश्योरेंस ले रखी है, क्लेम कर रखी है टीडी में, दिखा भी पेमेंट की तरह। लोगों ने ऐसे भी कर रखा है, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, कोई एक स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास जितनी स्टेटमेंट है, अगर वो डोरमेंट अकाउंट है तो बात अलग है। अगर वो रेगुलर एक्टिव अकाउंट है तो सबमिट कर दो, उसको छुपाना मत, पहले बता रहा हूं। मतलब लोगों को भी सजेशन है कि सारी दे देना, उसके पास सब कुछ है, तुमको नहीं है, उसके पास सब कुछ लेके बैठा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। और बताओ। जैसे सर हाँ फॉर्म 16 होता है, जैसे कि अगर कुछ चेंजेस भी होते हैं फॉर्म 16 में, जैसे सैलरी चेंजेस करा सकते हैं, मतलब कुछ ले दे के, या फिर जैसे किसी ने करा ली, मतलब कुछ भी, सब कुछ ऑनलाइन है। सब कुछ ऑनलाइन। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर देता है, यानी कंपनी देगी, कंपनी अपने पे कोई बात नहीं लेके आती फालतू की, समझ रहे हो। कंपनी कहेगी भाई मैं क्यों लूं, तुम्हारा कॉल है, तुमने आईटीआर फाइल करी, आईटीआर इज योर पर्सनल डॉक्यूमेंट, आईटीआर इज नॉट अ कंपनी डॉक्यूमेंट। मैंने फॉर्म 16 दे दिया, उससे बाहर तुम जा रहे हो तो मेरा तो कॉल नहीं है ना उसमें कोई। अबे तुम बाहर जाके क्या करते हो कंपनी को क्या पता। कंपनी ने कहा भाई इतना टैक्स बनता था, मैंने कंपनी क्लाइंट, मैंने डिपार्टमेंट को जमा कर दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। अब तुम जो सैलरी आती है सपोज, अब तुम उसको फूकते हो, लगाते हो, उससे क्या मतलब। तुम टैक्स कितना रिफंड ले रहे हो, कंपनी अकाउंट में थोड़ी जा रहा है, वो तो तुम्हारी अकाउंट में आ रहा है। अब तुमने उसमें कितनी फिगर भरी है वो तुम्हें पता है। अब कंपनी को तो ये भी नहीं पता ना तुम्हारी 50 लाख की एफडी है। कंपनी को तो पता है भाई मेरे पास इतनी उसने डिक्लेयर कर रखी है, मैंने अपना टैक्स काट के जमा कर दिया, जितनी डिक्लेरेशन मेरे पास है मैंने, भाई हमारे पास जितनी डिक्लेरेशन आते हैं वही करते हैं ना, या एडिशनल देख लेते हैं। अब सपोज कोई सैलरी है, उसने 20 लाख रुपए अकाउंट में डिपॉजिट कर रखा है और मुझे दिख ही नहीं रहा सिस्टम में, तो मुझे थोड़ी पता चलेगा। अब मैं कोई भगवान जी थोड़ी हूँ या कोई पंडित थोड़ी हूँ, ये सेल्फ डिक्लेरेशन की बात है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जैसे आईटी ने भी वो 1.5 लाख वाला वो अभी हाँ, अभी आईटीटी के 3 ऑर्डर आए हमारे पास, मैंने डिस्कस करा था ना, वे ऑफ हो गई जो 3 ऑफ में वे ऑफ हुआ है। एक में कंसल्टेंट की गलती से हुआ है, एक में क्या हुआ है कि उसमें हमने डिस्कस करा था ऑर्डर आईटीटी का, उसमें भी 1 लाख के आसपास की, नहीं उसमें 80,000 की पेनल्टी थी। उसमें बोला था कि भाई हमने रिटर्न नहीं भरी है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। तो आईटीटी ने, सीआईटी ने उसको माफ कर दिया था, सीआईटीसी माफ हो गया था। और एक और केस था आईटीटी का 2,21,000 की, वो भी यही केस था कि गलती किसकी है, कंसल्टेंट की। अब वो है नहीं है, उसका क्या फैक्ट्स हैं, क्या प्रूफ है, हमें नहीं पता, डिपेंड्स ऑन केस स्टडी टू केस स्टडी। जैसे कंसल्टेंट की वजह से हुआ, तो ऐसे जैसे सेक्शन 270 देखो मैं मान के वही हमने डिस्कस करा, मैंने कहा जो बंदा रिफंड ले रहा है, अब जिसने रिफंड लिया है सपोज पूरा रिफंड ले लिया है 20 लाख की सैलरी पे, यार क्या उसको लॉ नहीं पता होगा। जिसने 30 लाख की सैलरी पे 90% रिफंड ले लिया, तो उसको लॉ नहीं पता होगा कि भाई इसके ऊपर तो मुझे टैक्स देना ही है। 90% वही है, वो ये 80-20-70-30 का रेशियो पता सबको है, कौन कितना लालच कर रहा है, कौन कितना गलत कर रहा है, वो सब दोनों को मिलके पता है। अब मैं बोलूं जो मैं निकाल दूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं भाई, 90% कंसल्टेंट तो उल्टे उड़ गए हैं। जो ये कह रहा है कि मैं डिपार्टमेंट जाके कुछ करा लूंगा, बात कर लूंगा या इनको समझा दूंगा, तो भाई बेवकूफ बना रहा है वो टाइम, क्योंकि या तो उसको रिप्लाई करना आता नहीं है, वो टाइम एक्सटेंशन मांग रहा है। जिस बंदे ने काम करा है वो डेफिनेटली रिप्लाई देगा ही नहीं, वो खुद फंसेगा। वो क्या बोलेगा भाई रिटर्न अगर मैंने भरी है और मैंने कहा जी 2 लाख का रिफंड है, मैंने उसको 1,90,000 रिफंड दे दिया, क्या मैं रिप्लाई करूंगा, क्या किसने गलती कर दी, क्या मैं लिखूंगा कंसल्टेंट की गलती है, नहीं, मैं कैसे लिख लूंगा, वो नहीं शुरू कर देगा कार्रवाई वो कंसल्टेंट के ऊपर, क्या मेरे ऊपर ही कार्रवाई, वो पूछेगा रिटर्न किसने भरी, तो बोलेगा इसने भरी, तो क्या मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। समझ लो, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं लास्ट मिनट रिप्लाई कर दूंगा, तो लास्ट मिनट रिप्लाई नहीं होगा,
या मैं लास्ट मिनट देख लूंगा क्या होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, जनरल क्वेश्चंस ये तो हमारे पास आए थे। और कोई क्वेश्चन है जो हमने लिखे कल? एक एचआर को लेकर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है। हाँ, अच्छा, एक लोगों ने क्या कर रखा है, अभी जो हमारे पास रिटर्न देखी, अलाउंसेस क्लेम कर रखे हैं जो एज पर द फॉर्म 16 वैलिड ही नहीं है। अलाउंसेस कौन देता है? एम्प्लॉयर। हाँ, जो एम्प्लॉयर ने अलाउंसेस नहीं दे रखे या जो एज पर द इनकम टैक्स वैलिड नहीं है, उसको भी क्लेम कर रखा है, तो वो भी हटेंगे। उसका कुछ नहीं हो सकता, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है ना। और क्या इसके अलावा? बाकी तो देखो और जो क्वेश्चंस आएंगे डिस्कस करेंगे। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसलिए क्लेरिफाई कर दिया कि तुम में जो आगे क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको बात करने में आसान हो, उनको हेल्प करने में आसान हो। हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम हेल्प हो जाए, किसी ट्रैप में ना फंसे दोबारा जो एक्चुअल में गलत फंस चुके हैं अननेसेसरी। ठीक है ना। और तुम डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर सको। और जो हमारे भी दर्शक हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि और कुछ ढंग के वीडियोस बनाए जहां पे आपको ट्रैप में ना फंसे। जो भी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहें उसको ढंग से रिस्पॉन्ड करें, इग्नोर बिल्कुल ना करें, लास्ट मिनट काम बिल्कुल ना करें। नहीं है एक्सटेंशन ले लें, 2-3 बार से सिंगल केस में एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, वो प्रोसीडिंग एक्स प्रोसीडिंग पार्टे में चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कोई कह रहा है कि मैं जाके करा दूंगा, मैं करके करा दूंगा, या मैं बात कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सब ऑनलाइन प्रोसीडिंग है अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन इन द नोटिस। कुछ नोटिस होते हैं जिसमें बोला जाता है कि आप आके मिलो, वो अलग टाइप की इन्वेजन्स होती हैं या डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन मांग रहा होता है। बट 99% फेसलेस असेसमेंट हो गई है। इसके बाद अगर आपको अपील करनी है तो सीआईटी में जाना पड़ेगा, उसके बाद अपील करनी है तो आईटीटी में जाना पड़ेगा, और लास्ट जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। और आपको ज्यादा ही लगता है तो भाई साहब एक ही बचता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। अगर आप लिटिगेशन के लिए तैयार हैं तो अपना माइंड मेकअप करो, रिप्लाई आप उसी हिसाब से बनाओ, क्योंकि जो अब आज का बेस रिप्लाई होगा वही आपके सारे आगे काम आएंगे। बचा अगर कोई दिक्कत है तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स मैंने स्क्रीन पे पहले से दे रखे हैं कोशिश के लिए। और अगर आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर भी है सेम वो। साथ के साथ आपको कुछ पूछना है, किसी में कंफ्यूजन है, कोई पैनिक हो रहा है, तो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ के साथ कुछ अगर व्हाट्सएप आप वीडियो में कुछ कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछना चाहे तो वी आर रेडी टू हेल्प यू मैक्सिमम, जहां पे हम कर सकते हैं। ठीक है, चले फिर आज का हो गया। और